अस्सलामुअलैकुम। MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का थीम नंबर 5 आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि मिड टर्म के लिहाज से ये जो थीम है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ये थीम ज़रा लेंथी ज़रूर है पर इसमें हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए आपने काइंडली वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें। चलते हैं हम थीम की तरफ। ये थीम जो है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की तरफ है। मतलब कि कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर, किसी चीज़ को ख़रीदने का उसका जो बिहेवियर है वो क्या चीज़ है, उसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस मार्केट प्लेस में जो कंज्यूमर है वो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। उसके बाद में इसका जो बाइंग बिहेवियर है, इसी तरह से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। अगर हम कोई चीज़ बनाएँगे, जब तक कोई इसको कस्टमर ख़रीदेगा नहीं तो उसमें हमें कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। जब तक कोई बाइंग नहीं होगी, कोई चीज़ परचेज़ नहीं की जाएगी, तब तक जो उससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। अब ये कंज़्यूमर जो मार्केट है उसमें बहुत से एंड यूज़र्स होते हैं जो कि चीज़ों को और सर्विसेज को उनके पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदते हैं। रोज़मर्रा के दिनों में जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत से बाइंग डिसीजंस करते हैं कोई भी चीज़ ख़रीदते वक़्त, और इसका जो असर होता है, मार्केटर्स इस चीज़ पे देखते हैं, रिसर्च करते हैं कि व्हाई, हाउ, व्हेन एंड व्हाट आर दे परचेजिंग। जो चीज़ कंज्यूमर जो है जो चीज़ ख़रीदने का डिसीजन करते हैं, मार्केटर्स उसी पे रिसर्च करते हैं कि उनको क्या चीज़ पसंद है, किस चीज़ को वो ज़्यादा लाइक करते हैं। Marketers can learn how, when, what, and how much consumers are buying by studying actual consumer purchases. But it is hard to know why of consumer buying behavior. देखिए, कस्टम जो मार्केटर्स हैं वो ये तो चीज़ को जज कर लेते हैं कि कस्टमर्स क्या चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, पर वो उनके लिए ये चीज़ को जज करना कि क्यों, वाई, वो क्यों चीज़ ये परचेज़ कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल है। इसका आंसर जो क्या है कि द कंज्यूमर इज़ बाइंग समथिंग लाइज डीप इनसाइड द माइंड ऑफ कंज्यूमर। ये कंज्यूमर के दिमाग में होगा कि वो कोई चीज़ परचेज़ कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। बहुत से कस्टमर इस चीज़ को नहीं जान सकते कि वो कोई चीज़ अगर परचेज़ कर रहे हैं तो उसको क्यों परचेज़ कर रहे हैं। जो फिगर 1 है वो इस चीज़ को शो कर रही है कि मार्केटिंग और इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई जो हैं वो ब्लैक बॉक्स ऑफ कंज्यूमर में किस तरह से एंटर होती है, जो फर्दर चीज़ों को रिस्पॉन्स को स्पेसिफिक करती है और इसके जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है उनको पैदा करती है। द मेजर जॉब ऑफ मार्केटर इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इन ब्लैक बॉक्स ऑफ कंज्यूमर। कि कंज्यूमर का जो ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स असल में आपको शायद पता हो कि जब कोई भी प्लेन फ्लाई करता है तो उसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें तमाम चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो इसलिए इसको इस चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया है कि जो कस्टमर का ब्लैक बॉक्स है, कि उसके दिमाग के अंदर कोई जो चीज़ है जो रिकॉर्ड हो रही है, उसको जानने के लिए कस्टमर जो है, जो जो उसकी चीज़ें दिमाग में रखता है, जो उसके जहन में चीज़ें हैं, मार्केटर जो है वो उसको किस तरह से जज करेगा। ठीक है, ये बात आप क्लियर कर लें। एक तरफ पे इन्वायरमेंट होगी, इन्वायरमेंट स्टिमुलाई में प्रोडक्ट होंगे, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन होगी। अदर्स में इकोनॉमिक, कल्चर और टेक्नोलॉजिकल और सोशल होगा। ये जाएंगे बायर ब्लैक बॉक्स की तरफ। बायर करेक्टरिस्टिक्स, बायर डिसीजन एंड प्रोसेस। बायर्स रिस्पॉन्सेज क्या इसके बारे में होंगे, बाइंग एटीट्यूड एंड प्रेफरेंस, परचेजिंग बिहेवियर, what the buyers buy, when, where and how much brand and company relationship behavior। ये तमाम चीज़ें बायर की रिस्पॉन्स होंगे। इन्वायरमेंट होगी, उसके बाद में वो चीज़ें उसके जहन में जाएंगी और उसके बाद में नेक्स्ट में उसका रिस्पॉन्स होगा और वो एटीट्यूड शो करेगा जो भी किसी भी चीज़ की तरफ या किसी भी ब्रांड की तरफ वो कितना परचेज़ करना चाहता है, क्या उसकी कंपनी का और उसका अपना रिलेशनशिप है, वो किसी भी चीज़ के बारे में क्या तवक्को रखता है।
मार्केटिंग स्टिमुलाई इन्वॉल्व्स, वही बात आ गई जो मैंने पहले एक्सप्लेन की। मार्केटिंग स्टिमुलाई में 4 P's होंगे। उसके बाद में अदर इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई में क्या क्या होगा, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस होंगी। द एम ऑफ मार्केटर इज़ टू कंप्रीहेंड द प्रोसेस ऑफ बायर ब्लैक बॉक्स विच चेंजेस दी स्टिमुलाई इनटू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। इसका यही मतलब है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि इन तमाम चीज़ों का मतलब यही है। मार्केटर का क्या एम है कि वो जो बायर के ब्लैक बॉक्स है या उसके जहन में जो चीज़ स्पेसिफिक चीज़ है उसके बारे में जज करना कि वो किस चीज़ के बारे में क्या रिस्पॉन्स करता है। जो बायर्स ब्लैक बॉक्स है उसकी 2 कंपोनेंट्स होते हैं। 1 नंबर पे है जी बायर करेक्टरिस्टिक्स विच डील विद हाउ कंज्यूमर परसीव्स और एंड रिस्पॉन्ड, एंड अदर इज़ बायर डिसीजन प्रोसेस विच अफेक्ट बायर्स बिहेवियर। जो पहले वाला है वो डील करता है कि कंज्यूमर क्या रिस्पॉन्स करेगा और क्या चीज़ को परसीव करेगा, क्या चीज़ वो रिसीव करेगा, एक्शन और रिएक्शन उसका क्या होगा। और उसके बाद में अदर जो है वो बायर का डिसीजन होगा कि क्या वो चीज़ जो देख रहा है क्या उसको वो परचेज़ कर लेगा, क्या वो उसको इतनी जो इन्फ्लुएंस करेगी कि वो चीज़ परचेज़ कर लेगा। फर्स्ट वी सी द बायर करेक्टरिस्टिक्स विद इन्फ्लुएंस बायर बिहेवियर। पहले हम ये चीज़ को करेंगे डिस्कस कि जो बायर के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बायर के बिहेवियर से कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। जो पिक्चर में आपको बताया गया है यहाँ पे कंज्यूमर बाइंग इज़ significantly affected by social, cultural, personal, and psychological factors. These are the factors which are not in control of marketers. ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो कि मार्केटर्स के कंट्रोल में नहीं होते। यहाँ पर 5 कॉलम्स आपके सामने शो हो रहे हैं फिगर में। पहले 4 जो हैं वो कल्चरल, सोशल, पर्सनल और साइकोलॉजिकल हैं। एंड वाला बायर का है। जो पहले 4 हैं इनकी आगे सब क्लासेस हैं जिनको हम पूरे थीम में डिटेल से देखेंगे। उसके बाद में ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। बायर के वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हम सारा बायर बिहेवियर देख रहे हैं। सबसे पहले कल्चरल फैक्टर्स। कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर होता है वो कल्चरल फैक्टर पे बहुत बड़ा असर रखता है। मार्केटर जो होते हैं वो बायर के कल्चर पे, उसके सोशल क्लास पे और उसके सब कल्चर पे ध्यान से इस चीज़ की पहचान रखते हैं कि हम लोग जो मार्केटिंग कर रहे हैं, जो सामने वाला बायर है वो किस कल्चर से बिलोंग करता है, उसकी सोशल क्लास क्या है। इसकी मेजर रीज़न क्या है कि जो बायर की जो वांट है या उसकी जो उसकी बिहेवियर जो है वो उसके कल्चर में कैसा होगा। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो कल्चर शेप्स होती हैं उसके मुताबिक जो लोग हैं वो डिमांड करते हैं। कल्चर रेफर्स टू एज अ सेट ऑफ बेसिक वांट्स। जैसे कि किसी भी कल्चर में जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ें डिमांड करते हैं। उनके बिहेवियर, उनकी परसेप्शन और वैल्यूज़ वो मुख्तलिफ़ कल्चर्स में मुख्तलिफ होती हैं। जो कि मेंबर्स हैं वो सोसाइटी से लर्न करते हैं और उनकी फैमिली से और अदर इंस्टीट्यूशन से वो लर्न करते हैं। एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन ट्रेड्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। पाकिस्तानी कल्चर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो ओरिएंटेशन या इंक्लाइनेशन ऑफ टूवर्ड रिलीजन। जो हमारा मज़हब के लिए हमारी जो रुझान है उस वो सबसे पहले नंबर पे हमारी करेक्टरिस्टिक्स में शामिल है। उसके बाद में जो हम लोग मेहमान नवाजी करते हैं, हॉस्पिटैलिटी, जो मेहमान हैं, विजिटर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उसके बाद में लोकल या इंटरनेशनल जो लोग आते हैं उनको हमेशा पाकिस्तानी पीपल जो है वो बड़े हॉस्पिटैलिटी से या ज़िंदा दिली से उनको वेलकम करते हैं। उसके बाद में हम लोग बहुत पैशनेट है, एक्सप्रेसिव है या बहुत इमोशनल है। हम लोग बड़े अच्छे इमोशंस रखते हैं या कई जगहों पे हम लोग गुस्से वाले भी हैं। कुछ जगहों पे हम लोग बहुत फन लविंग करते हैं या कलरफुल करते हैं चीज़ों को, जैसा कि 14 अगस्त की तकरीब आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद में इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट ईच मोमेंट एंड इवेंट टू द कोर, हैंगिंग आउट इन फैमिली एंड फ्रेंड, गैदरिंग इन कॉमन इन पाकिस्तानी कल्चर। जैसे कि शादियों पे या मेले वगैरह जो लगते हैं उन पे
गैदरिंग होती है लोगों की, वो भी हमारे एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कल्चर की। उसके बाद में हम लोग हार्ड वर्किंग और टफ ड्यूटी भी करने वाले हैं। उसके बाद में फैमिली कम्स फर्स्ट इन पाकिस्तानी कल्चर। जो पाकिस्तानी कल्चर में हम लोग हमेशा फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। पाकिस्तानी कल्चर जो है वो कलेक्टिविज्म इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ये कलेक्टिविज्म क्या चीज़ है कि हम लोग इकट्ठा रहना पसंद करते हैं। बहुत सी फैमिली में जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा है, जबकि इंडिविजुअलिज्म क्या है कि हम लोग अकेले अकेले रहना पसंद नहीं करते। ये फैमिली पाकिस्तानी कल्चर में ये रुझान बहुत कम पाया जाता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम का रुझान ज़्यादा है। हम लोग हम्बल भी हैं, अप्रोचेबल भी हैं, हेल्पफुल या फ्रेंडली भी है। उसके बाद में जहाँ पे मेल डोमिनेंसी ज़्यादा है, लेडीज़ को कम काम करने की इजाज़त दी जाती है। यहाँ पे घर में जो फैसले ज़्यादातर होते हैं वो मेल डोमिनेंट होते हैं, और कंजर्वेशन भी बहुत होती है। किस जगह पे कंजर्वेटिवनेस भी बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी भी है। एवरी कल्चर हैज़ स्मॉल कल्चर्स विद इन इट। हर कल्चर जो कि बड़ा लेवल है उसके अंदर स्मॉल कल्चर्स होते हैं। स्मॉल कल्चर किन्हें कहा जाता है कि ये ग्रुप होता है पीपल का जो कि सेम वैल्यूज़ और या परसेप्शन रखते हैं। उनकी जो एक एक जैसी उनकी सोच होती है, एक जैसी उनकी ख्वाहिशें होती हैं, वो सब कल्चर्स में पाई जाती हैं। सब कल्चर्स बेसिकली कल्चर्स के अंदर ही एक कल्चर है। इसमें आप मज़हब कह सकते हैं, किसी नेशनलिटीज़ कह सकते हैं, कोई रीजन या एथनिक ग्रुप। ये पाकिस्तानी कंट्रीज़ में रहने वाले, उसके बाद में एक सिटी में रहने वाले, आप कह सकते हैं एक सूबे में रहने वाले। द स्मॉल कल्चरल ग्रुप सब कल्चर कैन मेक एन इंसेंशियल मार्केट सेगमेंट एंड मार्केटर सॉफ्ट एंड डिज़ाइन द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन सब कल्चर। जैसा कि जो भी कोई मार्केटर होगा वो कल्चर के मुताबिक आपकी चीज़ को लेके आएगा और उसकी मार्केटिंग करेगा। पाकिस्तान में 4 कल्चर पाए जाते हैं, जैसा कि पंजाबी कल्चर है, सिंधी कल्चर है, केपीके और बलोची कल्चर है। इनके बारे में आगे इनकी डिटेल लिखी गई है। उसके बाद में एक नेक्स्ट जो है वो सोशल क्लास का है। सोशल क्लास क्या होती है कि आपकी जो क्या वैल्यू है, आप किस लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपकी जो कितने अमीर हैं आप, ये बात है। सोशल क्लासेस आर सोसाइटीज डिवीजन बेस्ड ऑन सिमिलर इंटरेस्ट बिहेवियर एंड वैल्यू ऑफ सोसाइटीज मेंबर्स। सबसे पहले इसमें अपर क्लास आ जाती है कि वो लोग हैं जो कि एलीट क्लास लोग हैं, जो कि अपनी इनहेरिटेड उनकी वेल्थ होती है, जो जद्दी पुश्ती जायदाद को लेके चल रहे होते हैं, या उनके पास खुद ही इतनी इनकम होती है, इतना उनके पास दौलत होती है कि वो एक हाई फाई ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। उनके पास एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ होती है। दिस क्लास कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू अपर क्लास एंड अपर लोअर अपर क्लास। उनके अंदर भी 2 क्लासेस हैं। उसके बाद में मिडिल क्लास आ जाता है तबका। ये सोशल क्लास जो होती है इसमें इंडिपेंडेंट बिजनेस पर्सन आ जाते हैं, कॉरपोरेट मैनेजर आ जाते हैं, प्रोफेशनल्स हु हैव नीदर अनयूजुअल वेल्थ नॉर फैमिली स्टेटस। ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान का आम तबका जो मिडिल क्लास तबका है, क्योंकि एलीट क्लास जो है वो एक बहुत ही थोड़े लेवल के लोग पाए जाते हैं। जो मिडिल क्लास हैं वो ज़्यादा होते हैं। इनके पास बहुत ही बेतुकी जो है वो वेल्थ नहीं होती, ना ही उनका कोई फैमिली स्टेटस होता है बहुत ज़्यादा। ये जो ब्रांडेड चीज़ों को परचेज़ करते हैं अपने टू मेंटेन देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू ऑन गोइंग ट्रेंड्स। इनके लिए अगर कोई चीज़ ब्रांड की वो परचेज़ कर रहे हैं तो वो अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए, या जो एक ट्रेंड चल रहा है उसको बरकरार रखने के लिए परचेज़ करते हैं। इसको भी आगे फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। उसके बाद में लोअर क्लास आ जाती है। ये वो गरीब तबका है जो कि काम करता है बहुत ज़्यादा। इनका देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन से इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक कदम ऊपर होता है, और इसके अंदर इट इंक्लूड्स पोअरली एजुकेटेड अनस्किल्ड लेबरर्स। जैसा कि मज़दूर तबका है, ये सारे उसमें आते हैं।
इनको भी अपर लोअर और लोअर लोअर क्लास में डिवाइड किया गया है। ये जो सोशल क्लासेस हैं इनको फर्दर डिवीजन can become a distinct market segment for marketers as each social class share the same attitude, behavior and spending pattern। देखिए जी, अगर आप मार्केटिंग करने के लिए आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि आप जिस जगह पे मार्केट कर रहे हैं वो किस लेवल पे कौन सी सोशल क्लास है। क्या आप अच्छी वाली चीज़ जो है वो लोअर क्लास में जाके सेल कर रहे हैं, या लोअर क्लासेस वाली जो है चीज़ें वो आप अपर क्लास को दे रहे हैं। ये आपको जज करना बहुत ज़रूरी है। Another major factor which influence consumer behavior is social factors। सोशल फैक्टर्स भी इसमें कंज्यूमर बिहेवियर में अहम रखते हैं, जैसा कि ग्रुप, फैमिली, सोशल रोल्स एंड स्टेटस एंड सोशल नेटवर्क्स। इनको भी अब फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। डिफरेंट ग्रुप्स इम्पैक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। ग्रुप क्या चीज़ है? ग्रुप ऐसे लोगों का जो मजमुआ जो कि एक जैसी वैल्यूज़ रखते हो। मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर पे मुख्तलिफ असर रखते हैं। मेंबरशिप ग्रुप में वो ग्रुप पीपल का पाया जाएगा जो कि परचेजिंग बिहेवियर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट रखते हैं। मतलब अगर वो परचेज कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उसका उस पर डायरेक्ट असर पड़ेगा, वो उसी चीज़ को ही ख़रीदना चाहेंगे। रेफरेंस ग्रुप क्या होगा कि उन लोगों का ग्रुप होगा जो कि उस चीज़ को पे उन लोगों को वो इन्फ्लुएंस करेगा जो कि उस चीज़ से रिलेट नहीं होंगे। मतलब अगर वो उस चीज़ को डायरेक्ट उसका असर नहीं होगा। विच इन्फ्लुएंस पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू देम। वो उन लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे जो कि उस चीज़ से रिलेट नहीं कर रहे होंगे। वो उनको इंस्पायर करेगा, उस ग्रुप के लोगों को, उनको दूसरों से कंपेयर करेगा और उनको इस चीज़ के लिए इनकरेज करेगा कि वो उन जैसे हो जाएं या उनको ख़रीद लें। जैसा कि एक क्रिकेट लवर जो है उसके लिए जो रेफरेंस ग्रुप होगा वो पाकिस्तानी क्रिकेट की नेशनल क्रिकेट टीम होगी। मार्केटर क्या करते हैं कि वो रेफरेंस ग्रुप को फाइंड करते हैं उनकी टारगेट मार्केट में और इनको इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर को थ्रू क्रिएटिंग प्रेशर वियर रेफरेंस ग्रुप। उनमें प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि लोग उन चीज़ों को परचेज कर लें। फॉर एग्जांपल, टेकिंग अ क्रिकेट स्टार इन देयर एडवर्टीजमेंट टू टारगेट क्रिकेट लवर्स। मतलब कि क्रिकेट लवर्स को वो अगर उन्होंने टारगेट करना है तो वो क्या करेंगे, वो एडवर्टीजमेंट में अपनी क्रिकेट के जो स्टार्स होंगे उनको वो हायर कर लेंगे ताकि लोग फिर उस चीज़ को परचेज कर लेंगे। A new kind of social interference has been emerged over the last years। ये जी होगी ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग की बात। ऑनलाइन सोशल नेटवर्क जो है, ग्रुप्स जो है वो इंटरनेट पे और आपको हर कम्युनिटीज़ में मिलेंगे। उसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं वो मिलते हैं, उनमें सोशलाइजेशन होती है, वो अपने आइडियाज़ ओपिनियंस को एक्सचेंज करते हैं। जब वो सोशल नेटवर्किंग को, वेबसाइट्स को जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह को वो यूज़ कर रहे हो। मार्केटर्स क्या करते हैं, दे आर ट्राइंग टू यूज़ दीज रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ platform to have one-to-one communication with customers and become the part of their lives and conversation। वो इनसे इन सोशल नेटवर्क्स पे जाके उनसे बात करेंगे और उनको इन्फ्लुएंस करेंगे और उनसे वो कम्युनिकेशन करेंगे और उनकी लाइफ और कन्वर्सेशन का वो हिस्सा बन जाते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है जो कि कंज्यूमर परचेज डिसीजन पे असर करता है वो है फैमिली। Family structure and buying behavior have been widely researched in marketing। जो मार्केटर है वो इस चीज़ का इन्फ्लुएंस जानते हैं कि हस्बैंड का, चिल्ड्रन और वाइफ का फैमिली में जो भी कोई डिसीजन होगा उनके डिसीजन करने पे और उनके बाइंग बिहेवियर पे फैमिली का क्या असर पड़ेगा। कोई भी फैमिली अगर कोई चीज़ परचेज करती है तो उसका क्या असर पड़ता है, वो किस तरह से सोच के कोई भी चीज़ डिसीजन करके ख़रीदती है। कोई भी इंसान जो मुख्तलिफ ग्रुप से एक के टाइम में बिलोंग करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अ फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट, क्लब, ऑनलाइन कम्युनिटी, द पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज इन ईच ग्रुप इज करेक्टराइज्ड बाय बोथ हिज स्टेटस एंड रोल। कोई भी जो पर्सन है या उसकी पोजीशन जो होगी वो उसके स्टेटस और उसके रोल पे डिपेंड करेगी। अब रोल क्या है?
रोल को डिफाइन किया गया है ऐसे एक्टिविटीज़ एक्शन जो कि लोग जो हैं वो उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो ये काम करेगा। कोई भी इंसान जो किरदार अदा करता है उसको रोल कहते हैं। जो रोल है उसका एक स्टेटस होगा, जैसा कि जनरल अप्रूवल गिवन टू इट बाय सोसाइटी। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड मैनेजर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, या कोई एक बाप है, या एक खामंद है फैमिली में, या कोई एक बंदा कैप्टन है स्पोर्ट्स में, या ओपिनियन लीडर है ऑनलाइन कम्युनिटी में। कोई भी इंसान जो वैल्यू रखता है उसका वो रोल होगा जो वो निभाता है। अ कंज्यूमर डिसीजन इज अफेक्टेड बाय पर्सनल फैक्टर्स। कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी असर रखते हैं, जैसे कि पर्सनल ट्रेड्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं। एज, इकोनॉमिक सिचुएशन, ऑक्यूपेशन, पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। पर्सनैलिटी ऑक्यूपेशन प्लेज अ मेजर रोल इन व्हाट दे बाय। जो इंसान का मशगला होगा, जो वो काम कर रहा होगा, वो बहुत अहम रखता है। मिसाल तौर पे बिजनेस पीपल जो हैं, जब वो कोई चीज़ सूट परचेज करते हैं, अ पर्सन वर्किंग इन फैक्ट्री विल बाय रफ क्लोथिंग। जैसा कि एक बंदा जो बिजनेस पर्सन है वो सूट को परचेज करेगा, बल्कि जब कोई एक बंदा फैक्ट्री में काम करने वाला वो एक सादा सा लिबास परचेज करेगा। मार्केटर जो है वो इस चीज़ की डिफरेंस इस चीज़ का रखते हैं कि जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं, और सी इफ दे कैन टारगेट देम अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट। पीपल कीप ऑन चेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। फॉर एग्जांपल जो बिजनेस पीपल हैं वो सूट परचेज कर लेते हैं, जैसे जबकि एक फैक्ट्री में काम करने वाला शख्स एक सादा से कपड़े परचेज कर लेता है। जो मार्केटर होते हैं वो इस चीज़ की आइडेंटिफाई डिफरेंस कर लेते हैं कि उनके ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स क्या हैं और उनको किस तरह कौन सी चीज़ को टारगेट करना है। मुख्तलिफ जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ टाइम्स में गुड्स और सर्विसेज को तब्दील करते रहते हैं। उनकी जो चॉइस है वो बदलती रहती है, जैसा कि यंग एज में वो कोई और चीज़ें परचेज़ करते हैं, जैसे जैसे वो बूढ़े होते हैं वक्त के साथ साथ वो बढ़ते हैं, उनकी टेस्ट ऑफ फूड में, कपड़ों में, उनकी रिक्रिएशन में या फर्नीचर की जो उनके जो चेंजेस होते हैं उसमें फ़र्क आता रहता है। उनकी जो चॉइस है वो बदलती रहती है। एक और फैक्टर जो कि बहुत अहम रोल रखता है वो है आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन। मतलब लोग वो चीज़ पे स्पेंड करेंगे, गुड्स उन चीज़ों पे खर्च करेंगे जितना वो कमाएंगे। मतलब जितना वो कमाएंगे वो उस लिहाज से खर्च करेंगे। जो मार्केटर होते हैं वो इस चीज़ को देख लेते हैं कि जो कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, आपकी पर्सनल इनकम क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, आप सेव कितना कर रहे हैं, रिप्राइस और रीडिज़ाइन कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट को, ताकि वो स्पेसिफिक ग्रुप्स को उसके अकॉर्डिंग उसकी मार्केट कर सकें। अगर ज़रूरत हो तो जो लोग हैं वो गुड्स और सर्विसेज उनकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ख़रीदते हैं। लाइफस्टाइल क्या है? जो लोगों का सब कल्चर ग्रुप और सब सोशल क्लासेस में मुख्तलिफ हो सकता है, पर इट इज़ पर्सनल स्टाइल ऑफ लिविंग। आपकी जो स्टाइल ऑफ लिविंग क्या है, जैसा कि अगर दो अमीर लोग ही हैं पर उनकी स्टाइल ऑफ लिविंग अपना अपना होगा। लाइफस्टाइल इनकम्पासेस कंज्यूमर मेजर AIO, ठीक है। इसमें एक्टिविटीज़ होंगी, इंटरेस्ट होगी और ओपिनियन होगी। AIO इसको अपने याद करना है। डायमेंशन विच आर एक्टिविटीज़, हॉबीज़, शॉपिंग, वर्क, शॉपिंग, सोशल इवेंट, स्पोर्ट्स। इंटरेस्ट में क्या आ जाता है? आपकी फैमिली, फैशन, रिक्रिएशन एंड फूड। एंड ओपिनियन में आपके आ जाता है जी अबाउट सोशल इश्यूज, बिजनेस themselves and products. Marketers have to understand that consumer do not purchase products, they purchase values and lifestyles. उनको इस चीज़ को जान लेना चाहिए कि जो कंज्यूमर होते हैं वो सिर्फ चीज़ों को नहीं खरीदते, इसके पीछे जो वैल्यूज़ होती हैं या उनकी जो लाइफस्टाइल को बरकरार रखने के लिए जो चीज़ें होती हैं उनको वो ख़रीदते हैं। अब पर्सनैलिटी क्या है? ये एक यूनिक साइकोलॉजिकल ट्रेट है जो कि एक इंडिविजुअल को या ग्रुप को दूसरे से मुख्तलिफ करती है। इट यूजुअली डिफाइंड एज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
फॉर इंस्टेंट सोशलिबिलिटी, ऑनेस्टी, ऑटोनॉमी, सेल्फ एश्योरेंस, एग्रेसिवनेस एंड ब्यूटी, जो कि इंसान के अंदर अच्छे बुरे समाजी उसकी ऑनेस्टी, या वो अगर वो सादा मजाज है, अगर वो अपनी रहम दिल है, गुस्से वाला है, ये वो अच्छा है बुरा, जो भी उसकी जो ये कैरेक्टर होंगे, इसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन हैज़ अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन हिज प्रोडक्ट चॉइस। जैसा भी इंसान की पर्सनैलिटी होगी, उसका प्रोडक्ट की चॉइस पे बड़ा असर पड़ेगा। जैसी उसकी पर्सनैलिटी होगी, वो उस हिसाब से चीज़ों को कंज्यूम करेगा, उस हिसाब से वो चीज़ों को खरीदेगा जो कि उसकी पर्सनैलिटी को मैच कर रही होंगी। द बाइंग चॉइसेस ऑफ कंज्यूमर आर फर्दर अफेक्टेड बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये चौथी चीज़ आ गई आपकी, विच इंक्लूड एटीट्यूड, बिलीफ, लर्निंग एंड परसेप्शन एंड मोटिवेशन। सबसे पहले नीड को हम देख लेते हैं। लेक्चर 1 में नीड के बारे में काफ़ी एक्सप्लेनेशन दी गई है। सबसे पहले हमारी बायोलॉजिकल नीड क्या है, जैसा कि हमें फौरी तौर पे प्यास लगती है, हमें भूख लगती है, या हम लोग किसी और चीज़ के बारे में जो सोचते हैं, वो हमारी सबसे पहले बायोलॉजिकल नीड होगी। फॉर इंस्टेंट स्टीम नीड एंड नीड फॉर रिकग्निशन एंड लव। जब नीड एक नीड जो है वो मोटिव में कब बदल जाती है, जब इसको एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेंसिटी पे, जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसको हम मोटिव कहेंगे। जब उसके बारे में उस जो ज़रूरत को हम बहुत ज़्यादा हद तक चाहेंगे। जब नीड बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है तो ये किसी इंसान को मोटिवेट करती है कि वो एक ख़ास तरह की सेटिस्फेक्शन को हासिल करे, इसको मोटिव कहेंगे। तो मोटिवेशन क्या चीज़ है? मोटिवेशन टू सीक वाटर व्हेन यू आर थर्स्टी। जब आप किसी चीज़ को, मिसाल तौर पे आपको प्यास लगी हुई है, तो उसके प्यास को बुझाने के लिए जब आप पानी पिएंगे, तो वो जो आपका पानी की तलब होगी उसको आप मोटिवेशन कहेंगे। इसी तरह अगर आप भूखे हैं तो उसको, भूख को ख़त्म करने के लिए आप कुछ खाएंगे। मार्केटर यूज टू परसुएट कंज्यूमर टू बाय देयर प्रोडक्ट। इसी तरह मार्केटर जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी चीज़ों को परचेज़ कर लें। बहुत सी मोटिवेशन की थ्योरी है, पर हम लोग अब्राहम मैस्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को ही डिस्कस करते हैं, जिसे हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी याद रखना है। इसमें आपको पिरामिड की सूरत में 5 नीड्स को बताया गया है। सबसे पहले फ्रॉम एक्सट्रीमली प्रेसिंग नीड एट द बॉटम साइड। सबसे पहले नीचे वाली जो साइड पे है, बॉटम में आपकी सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत वाली जो नीड है उसको रखा गया है। उसके बाद में उससे ऊपर वाली नीड को, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, जो कि सबसे ऊपर वाली नीड है, उसको रखा गया है। इसका एक पिरामिड है जो कि मैं आपको पिक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी ये क्या है, मैस्लो एक्सप्लेन करता है कि ये जो नीड्स हैं ये सिक्वेंशियल हैं, जो 1 बाय 1 है। एक नीड में आप वन कैन नॉट मूव टू द अपर लेवल नीड अनलेस ही सेटिस्फाई द प्रीवियस नीड इन द हायरार्की। उसका कहना ये है कि अगर आप ऊपर वाली नीड में जा ही नहीं सकते जब तक आपके नीचे वाली सेटिस्फेक्शन लेवल आपका पूरा नहीं होता। अगर आप एक चीज़ को पूरा नहीं कर लेते, एक नीड वाली पोर्शन को पूरा नहीं करते, तो आप दूसरे वाली नीड में नहीं जाएंगे। A person first tries to fulfill the basic need. Basic need को वो पहले पूरा करेंगे। When these needs are satisfied, they will stop motivating the person and he will try to satisfy the next pressing need. आपको सबसे पहले अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करना ज़रूरी है, आपकी बेसिक नीड को पूरा करना ज़रूरी है। उसके बाद में आप जो पर्सन को मोटिवेट करना कम कर देंगे और आगे आगे वो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट चलती रहेंगी। जैसे कि आप पिरामिड देख रहे हैं, सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड आती हैं, जो कि जैसा कि वो क्या चीज़ें हैं, जो कि हमारे खुराक है, पानी है, जो हमारी बेसिक नीड है। उससे ऊपर जब ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी, फिर हम सिक्योरिटी की तरफ आ जाते हैं। सिक्योरिटी नीड आ जाएगी, फिर हमारी लव या नीड्स आ जाएंगी, बिलोंगिंगनेस नीड आ जाएंगी। हम लोग रिलेशनशिप में जाएंगे, दोस्ती बनाएंगे। फिर उसके बाद में हमारी स्टीम नीड आ जाएगी कि हम कुछ बनना चाहते हैं, हमारा प्रेस्टीज क्या है, हमारा क्या म्यार है। और एंड पे हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आएगी कि हम लोग
अचीविंग one's full potential including creative activities। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के बाद हम देखते हैं कि परसेप्शन क्या चीज़ है। जब भी कोई शख्स किसी चीज़ के बारे में मोटिवेटेड होता है तो वो उस चीज़ के लिए एक्शन करने के लिए तैयार होता है। जब भी कोई शख्स कोई एक्ट करता है तो वो डिपेंड करता है उसकी परसेप्शन पे। परसेप्शन क्या है? ऐसा एक प्रोसेस जिसमें कोई भी इंडिविजुअल किसी चीज़ को सिलेक्ट करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है और इसको इंटरप्रेट करता है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, जिसके बाद वो एक ऑर्डर मीनिंगफुल इमेज ऑफ द वर्ड बना लेता है। मतलब किसी चीज़ को के बारे में जो भी आपके नज़रियात हैं, जो ख्यालात हैं, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, इस सारे प्रोसेस को परसेप्शन कहते हैं। ये ग्लास थ्रू इमेज होती है जिसके ज़रिए आप दुनिया को देखते हैं। मुख्तलिफ लोग एक ही चीज़ के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं, पर यहाँ पे 3 परसेप्चुअल प्रोसेस है। सबसे पहले सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन, selective attention and selective retention। Consumers are bombarded with thousands of ads and stimuli every day। कंज्यूमर्स को बहुत सी एड्स वगैरह या स्टिमुलाई देखने को मिलती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो तमाम के तरफ तवज्जो दें। तो जो प्रेफरेंस है कंज्यूमर्स की, वो जब स्क्रीन आउट इंफॉर्मेशन की तरफ हो जिनके बारे में, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि वो रिसीव करें जिनके बारे में पहले वो इंटरेस्टेड नहीं थे, इसको क्या कहते हैं हम? सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन क्या है? वो स्टिमुलाई जो कि कस्टमर्स जिनके बारे में इंटरेस्टेड नहीं है, वो जब उनके सामने शो ऑफ की जाए, इसको हम सिलेक्टिव अटेंशन कहेंगे। मार्केटर्स जो होते हैं वो इसके बारे में बहुत सी मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं ताकि वो कस्टमर्स की, जो आपके उनके टारगेट कस्टमर्स हैं, उनकी अटेंशन को अचीव कर सकें। जब कस्टमर्स इनकी तरफ अटेंशन देना शुरू कर देते हैं किसी भी सर्टेन स्टिमुलाई की तरफ, कई मरतबा जो कंज्यूमर्स हैं वो आपके सर्टेन स्टिमुलाई की तरफ अटेंशन नहीं देते। इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो ख़त्म हो गई है, वो किसी और जगह ट्रांसफ़र हो गई है। एवरी पर्सन जो इसकी रिसीव इन्फॉर्मेशन है वो इसके अपने माइंडसेट के मुताबिक उसका नतीजा लेता है, ये उसको समझता है। उसके बाद में आ जाता है सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन। ये किसे कहते हैं कि इंडिविजुअल की टेंडेंसी को, जिसके ज़रिए वो अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं जो कि उनके सिलेक्टिव बिलीव्स को के ज़रिए उस चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन जब किसी इंसान को दी जाती है तो वो उसके बारे में जितना समझते हैं या उनके जो बिलीव्स होते हैं उसके मुताबिक जो उसकी राय बनती है, उसको हम सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन कहेंगे। कंज्यूमर डू नॉट रिमेंबर एवरीथिंग विच पे अटेंशन टू। उसके बाद में आ जाती है सिलेक्टिव रिटेंशन। इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अच्छी चीज़ों को याद रखते हैं और कई मर्तबा जो उसके दूसरे जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो अच्छी चीज़ों को वो भूल जाते हैं। जब उसके सामने उसकी मार्केटिंग की जाती है या उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो वो किसी चीज़ की अच्छी चीज़ों को याद रख लेते हैं और दूसरी कंपीटिंग चीज़ को वो भूल जाते हैं। जब लोग एक्शन करते हैं तो वो क्या सीखते हैं? लर्निंग किसे कहते हैं? लर्निंग को डिफाइन किया गया है एज चेंज विच अकर इन अ पर्सनस बिहेवियर बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। किसी भी इंसान के बिहेवियर में जब इसके एक्सपीरियंस की वजह से चेंज आए, इसको लर्निंग कहेंगे। बहुत सा जो बिहेवियर है वो लर्न होता है, जैसा कि एक कोई इंसान है जो कि एप्पल कंप्यूटर को ही यूज़ करता है और उसका अगर एक्सपीरियंस इससे अच्छा है तो वो एप्पल के प्रोडक्ट ही दोबारा परचेज़ करेगा ये, और वो इसी पे ही रीइंफोर्स करेगा। परसेप्शन और लर्निंग के ज़रिए कंज्यूमर अपने बिलीव्स और एटीट्यूड को बेहतर बनाते हैं जो कि इनके परचेज़ बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं। बिलीव क्या है? बिलीव को कहते हैं ऐसा डिस्क्रिप्टिव थॉट जो कि किसी भी इंसान के
पास होता है, जो कि कोई भी इंसान रखता है। बिलीव्स might be based on opinion, faith, and knowledge. These beliefs create brand image of the product, which is the reason of marketers are concerned about the beliefs that consumers make about their products. एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड को डिफाइन किया गया है कि a person's comparatively constant evaluation, tendency, feelings about an idea and object. एटीट्यूड किसे कहते हैं? कि जो भी कोई शख्स किसी चीज़ के बारे में कांस्टेंट उसकी वैल्यू रखता है, उसके बारे में सोचता है, उसका जो आइडिया है जो होता है, उसको हम एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड क्या होता है? जिसकी वजह से कोई भी इंसान किसी चीज़ के को अच्छा या बुरा समझता है। टू समराइज, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल social factors and personal factors collectively influence the buyer behavior and purchase decision. सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा जो कि बायर ब्लैक बॉक्स को इफेक्ट करेगा? वो है बायर डिसीजन प्रोसेस। बिफोर डिस्कसिंग द बायर डिसीजन प्रोसेस वी विल सी टाइप ऑफ बायर डिसीजन बिहेवियर्स। यहाँ पे 4 तरह के बिहेवियर हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है, फिर डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर है, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर है, और हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर है। पहले वाले में सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड और हाई इन्वॉल्वमेंट होती है। ये इसको मैं एक्सप्लेन आगे आपको करता हूँ, आपने इसको याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो जी, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्या है? ये ऐसा बिहेवियर जिसमें कंज्यूमर जो है वो हाईली इंगेज होगा इन द होल परचेज प्रोसेस, उसमें परचेजिंग में वो बहुत इन्वॉल्व होगा, और जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द ब्रांड उसमें पाया जाएगा। बायर्स इंगेज होगा, प्रोडक्ट जहाँ पे कॉस्टली होंगे वहाँ पे वो किसी भी हाल में चीज़ को परचेज करेगा, चाहे वो रिस्की हो या जैसी भी हो। उसके बाद में डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर में क्या होता है? जहाँ पे बायर कस्टमर जो है वो इन्वॉल्व्ड होंगे, हाईली इन्वॉल्व्ड होंगे, जहाँ पे चीज़ चाहे महंगी हो, रिस्की हो या इनफ्रीक्वेंट हो, बट देर आर फ्यू परसीव डिफरेंस अमंग ब्रांड्स। ब्रांड्स का डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा होगा। यहाँ पे पहले वाले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, सिग्निफिकेंट डिफरेंस था, काफ़ी चीज़ों के दरमियान डिफरेंस होता है, जबकि फ़र्क सिर्फ डिसोनेंस में यही है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो चीज़ों के बारे में, ब्रांड्स के बारे में थोड़ा होगा, पहले में ज़्यादा, इसमें थोड़ा। जैसा कि अगर एक इंसान कारपेट परचेज़ करना चाहता है तो वो मुख्तलिफ कारपेट्स की ब्रांड में जाएगा, वहाँ पे वो बहुत से पोस्ट परचेज डिसोनेंस देखेगा, आफ्टर सेल डिससेटिस्फैक्शन। अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो वो आफ्टर सेल सपोर्ट को क्लेम करेगा, और वो अगर उसकी बात को मानेंगे या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वो खुश रहेगा, अदरवाइज़ वो अपना जो डिसीजन है उसके बारे में खुश नहीं होगा। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर क्या है? जब कंज्यूमर लेस इन्वॉल्व होते हैं और बहुत थोड़े ब्रांड डिफरेंस होगा, फ्यू सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंस। फॉर एग्जांपल लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स लाइक डेली ग्रॉसरी आइटम्स, इसमें चीज़ों को थोड़ा डिफरेंस पाया जाता है, लोग परचेज कर लेते हैं। वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर में क्या होता है? जबकि जहाँ पे लो इन्वॉल्वमेंट होगी पर सिग्निफिकेंट परसीव्ड डिफरेंस होगा, चीज़ों में डिफरेंस होगा और लोग इस चीज़ों को परचेज कर लेंगे। कस्टमर गो फॉर ब्रांड स्विचिंग, एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में वो आ जाते हैं। जैसा कि एक कोई चीज़ जैसा कि बिस्किट को परचेज़ किया जाता है, जब कभी और बिस्किट कोई आता है तो लोग उसको भी परचेज़ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती। जी, यहाँ पे बायर डिसीजन प्रोसेस को बताया गया है कि नीड रिकग्निशन होगी, इंफॉर्मेशन सर्च होगी, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स होगी, परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर। इसको भी हम देख लेते हैं। इसको मैं आप सादा अल्फाज में बता देता हूँ कि सबसे पहले
आपको नीड देखा जाएगा कि किस वजह से चीज़ को परचेज़ किया जा रहा है। उसके बाद में उसकी चीज़ों इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाएगा कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाए। उसको आप अपनी फैमिली से, कमर्शियल सोर्सेज से या एक्सपेरेंशियल सोर्सेज से, जैसे कि एग्जामिनिंग, हैंडलिंग एंड यूजिंग प्रोडक्ट के थ्रू आप इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद में आप उसके अल्टरनेटिव की वैल्यूएशन करेंगे कि इसका मुकाबले की चीज़ है वो कैसी है, कि जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो इसके बारे में किस तरह के हैं, हम किसको चूज़ करें। फिर हम लोग आखिर में चीज़ को परचेज़ करने का डिसीजन ले लेते हैं कि हमने फ़लाँ चीज़ ही परचेज़ करी। जैसा कि आपने 2 कार्स में से किसी एक को अगर आपने परचेज़ करना हो तो पहले आप उसकी पूरी पहले देखते हैं कि मुझे कौन सी कार की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में आप उसकी बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लोगों से पूछते हैं, नेट पे सर्च करते हैं। फिर उसके बाद में अगर आपको कोई पसंद आ जाए तो उसकी आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं। फिर उसके दूसरे अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचते हैं। फिर आप उसको एट द एंड परचेज़ करने का डिसीजन कर लेते हैं। और आफ्टर परचेज़ में क्या होता है कि अगर वो कंपनी आपको अच्छी लग रही है या उसके बाद में आप कार आप सही चल रही है आपकी, तो देखते हैं कि आप दोबारा उस कंपनी के पास जाएंगे या अगर वो आपके वापस जाने पे क्या बिहेव करते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस है इस चीज़ में बयान किया गया है। उसके बाद में परसेप्चुअल प्रोसेस क्या है, जिसके ज़रिए कोई भी इंसान किसी नई चीज़ के बारे में जानता है, किसी इनोवेटिव चीज़ के बारे में जानता है, उसके बारे में रहनुमाई हासिल करता है और इतनी रहनुमाई हासिल करता है कि उस चीज़ को वो आखिरकार ख़रीदने के बारे में राज़ी हो जाता है। तो इसको न्यू प्रोडक्ट अडॉप्शन प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस के ज़रिए इंसान, कोई भी कंज्यूमर, वो इन प्रोसेस से गुज़रता है। सबसे पहले उसको अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। वो जब सुनता है उसके बारे में अवेयर होता है, फिर उसको इंटरेस्ट पैदा होनी शुरू हो जाती है जब वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। फिर उसको इवेलुएट करता है कि क्या वो चीज़ उसको फ़ायदा देगी, वो उसे क्यों परचेज़ करेगा। फिर उसकी वो ट्रायल लेता है, जैसा कि कभी मैंने कार की आपको मिसाल से समझाया। और फिर वो इसको ख़रीदने का अडॉप्शन कर लेता है, उसको ख़रीदने की वो आखिरकार रजामंदी अपनी कर लेता है। While introducing new product in the market, marketers should know how much the product characteristics influence the rate of adoption. तो ये उनको देखना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ न्यू लॉन्च की जा रही है कि लोग उसको कितना ख़रीदेंगे। क्या लोग उसको बहुत ज़्यादा जल्दी ख़रीद लेंगे, जैसा कि माइक्रोवेव की आपको यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। जैसे माइक्रोवेव लॉन्च किया गया था, लोगों ने इसलिए ख़रीद लिया था कि इसके अलावा कोई और चीज़ का ऑप्शन ही नहीं था। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्ट के, जो कि न्यू प्रोडक्ट रेट ऑफ अडॉप्शन को करते हैं। सबसे पहले रिलेटिव एडवांटेज, इसमें क्या है कि जी कंज्यूमर जो वो न्यू प्रोडक्ट को फौरी तौर पे ख़रीद लेता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये बहुत सुपीरियर प्रोडक्ट है जो पुराने प्रोडक्ट से। जैसा कि माइक्रोवेव इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं थी। चीज़ गर्म करने के लिए लोग चीज़ों को चूल्हे पे ही गर्म करते थे। उसके बाद में कंपैटिबिलिटी है जी, कि ये इसको इज़ द एक्सटेंट टू विच अ प्रोडक्ट मैच द एक्सपीरियंस एंड वैल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर। Compatibility, it relates to the product trait that affect the adoption rate. इससे क्या मतलब है कि अगर कोई चीज़ किसी भी इंसान के माइंडसेट के मुताबिक उसको नहीं सूट करती तो वो उसको नहीं अडॉप्ट करेगा। अब आ गई बात कॉम्प्लेक्सिटी की। इसका क्या मतलब है कि अगर भी कोई भी चीज़ शुरू में मुश्किल होगी, अगर मुश्किल से वो यूज़ करनी होगी या उसको समझना मुश्किल होगा, तो लोग उसको अडॉप्ट उस हिसाब से करेंगे। अगर वो मुश्किल होगी तो लोग उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। जैसे कि माइक्रोवेव जब इंट्रोड्यूस किया गया तो उसको इस्तेमाल करना नहायत आसान था, इसलिए लोगों ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। डिविजिबिलिटी क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट जब भी शुरुआत उसकी की जाती है, उसको ट्राई किया जाता है लिमिटेड बेसिस पे, तो कंज्यूमर जो उसको बार बार ट्राई करना चाहता है। कंज्यूमर जो किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले उसकी एक ट्रायल लेता है, किसी भी महंगी चीज़ को ख़रीदने से पहले। जैसा कि अगर आपने कोई न्यू कार परचेज़ करनी हो तो उसकी आप टेस्ट ड्राइव करते हैं।
In case the product which are too expensive, the rate of adoption is low as there is less opportunity to test it before purchase. जब आप कोई चीज़ महंगी खरीद रहे हो तो आपका जो adoption rate है वो स्लो होगा, क्योंकि अगर आप इसको ख़राब निकली चीज़ तो आप उसको फिर मुश्किल से परचेज़ करेंगे। अब कम्युनिकेबल कह सकते हैं। Even if all the other product rate that affect the rate of adoption are satisfactory, communicability can still slow down the adoption of the product substantially. Communicability is the extent to which the result of utilizing an innovative product can be seen or described to the others. Because microwave lend itself to display and description, its consumption had spread faster among consumers. इसका क्या मतलब है सारे पहले का कि अगर कोई भी चीज़ के बारे में जब ज़िक्र होगा, लोग उसके बारे में कम्युनिकेशन करेंगे और उसका जो यूज़ है वो अगर इजी होगा, लोग उसको बारे में इस्तेमाल जो करेंगे इनोवेटिव चीज़ को, तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन एक दूसरे से ले सकते हैं। कम्युनिकेबिलिटी, even if all the other product traits that affect the rate of adoption are satisfactory. इसका क्या मतलब है कि अगर दूसरी जो प्रोडक्ट ट्रेड्स हैं वो आपके रेट ऑफ अडॉप्शन के लिए सेटिस्फैक्ट्री हो, फिर भी कम्युनिकेबिलिटी क्या है कि ये स्लो डाउन कर सकती है किसी भी चीज़ को ख़रीदते वक्त। क्या मतलब है कि एक किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लोग जो एक दूसरे से जिक्र करते हैं कि फ़लाँ चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है, फ़लाँ चीज़ का यूज़ बहुत अच्छा है, तो ये जो चीज़ है वो किसी भी इनोवेटिव प्रोडक्ट को बनाने में या बिगाड़ने में बहुत अहम वैल्यू रखती है। जब भी कोई चीज़ लोग ख़रीदते हैं तो वो जो लोगों से बात करके पूछते हैं कि, क्योंकि कंपनी जो है वो तो किसी अपनी चीज़ के बारे में अच्छा ही बताएगी, पर जो लोग जो उसके कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर्स को कम्युनिकेट करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं कि फ़लाँ चीज़ कैसी है, तो ये चीज़ आपकी बहुत अहमियत की हामिल है। बिकॉज माइक्रोवेव lent itself to display and description, its consumption had spread faster among customers. क्या मतलब है कि जो माइक्रोवेव है वो डिस्प्ले में और डिस्क्रिप्शन में तो बेशक अच्छा था, पर उसकी जो कंजप्शन है वो क्यों ज़्यादा हुई, क्योंकि लोगों ने कस्टमर्स ने उसके बारे में अच्छा अपना राय दी, अपनी जो रद्द-ए-अमल उसका अच्छा दिया। उसके बाद में ये एक क्वेश्चन है जो कि आपने देख लेना है। इसमें आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में बताया गया एग्जाम्पल के साथ। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम लोग किस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि वाई को, कि कोई चीज़ हम क्यों ख़रीद रहे हैं, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम एक फिनोमिनन है जिसके ज़रिए हम व्हाट एलिमेंट ऑफ अ क्वेश्चन इसके बारे में हम आंसर करते हैं। जैसे कि एक रिसर्चर है वो किसी चीज़ के बारे में परचेजिंग पैटर्न ऑफ क्लोथिंग ब्रांड को वो इन्वेस्टिगेट करना चाहता है ताकि वो इस चीज़ का आंसर ढूंढ सके कि व्हाट इज़ द परचेजिंग पैटर्न ऑफ कस्टमर्स इन लाहौर, कि लाहौर में जो लोग रहते हैं उनका कस्टमर्स जो है उनका परचेजिंग पैटर्न क्या है। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी, जबकि अगर वो इस चीज़ के बारे में रिसर्च करे कि वाई द कस्टमर्स ऑफ लाहौर परचेज अ पर्टिकुलर क्लोथिंग ब्रांड, कि वो क्यों एक ब्रांड जो है वो परचेज करते हैं, तो इसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो कहेंगे। उम्मीद है आपको ये पूरा थीम बेशक बहुत लेंथी है समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी हर पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।